हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बहन जी को ऐश्वर्य की आदत पड़ गई है, निश्चित तौर पर उनको ऐश्वर्य में रहना चाहिए, उनको ऐश्वर्य में रहना चाहिए, ऐश्वर्य से बाहर नहीं आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जो काली चमड़ी थी गोरी हुई है, फिर धूप में आकर के काली न करें, ये हमारी जो गुजारिश है, ये हमारे आदरणीय बहन जी के प्रति ये तो हमारी। सर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आदरणीय भी कह रहे हैं, आप ये वो आदरणीय है, वो आपको नहीं आपने जैसे भाषा का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और मेरे साथ में हमारे समता आवाज़ टीवी के मनोज अंतानी जी भी साथ में हैं और यहाँ पर खड़े हैं हम अभी परिवर्तन चौक लखनऊ पर। गौतम राणे सागर साहब जो पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी में, उनके साथ बात करेंगे बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर और बहुजन के पॉलिटिक्स पर भी। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपको हमारे चैनल पे राणे साहब, सागर साहब। आप जो यहाँ पहुँचे हैं किस उद्देश्य से पहुँचे हैं यहाँ पे? बहुजन समाज के आंदोलन के लिए, आंदोलन का कहीं नाम आ जाए तो वहाँ उद्देश्य नहीं ले जाता, क्योंकि सबके उद्देश्य एक ही है और वो उद्देश्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार मिलें। शायद इस समय भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार नहीं मिल रहे, तो मूलभूत अधिकारों की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश घसीट करके लाती है। आदमी न भी आना चाहे तो घसीट करके लाता। और आपके दर्शकों को सबसे पहले हमें बधाई देना चाहिए कि आपके जो दर्शक हैं उन सभी को भारतीय संविधान के प्रति सजग रहने की एक प्रेरणा मिले। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी अभिलाषा है और ये शुभकामनाएं हैं आपके दर्शकों के लिए कि ये सारी चीज़ें उनके सामने मिले। जिस तरह से भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही। ये सच है कि संविधान के साथ छेड़खानी नहीं हो रही, लेकिन संविधान के आर्टिकल के साथ छेड़खानी हो। किसी की कहते हैं हम आत्मा पे विश्वास नहीं करते, बुद्धिस्ट लोग आत्मा पे कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन ये माना जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल्स जो हैं और ख़ासतौर से भारतीय संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, वो भारत के संविधान की आत्मा है, प्राण है, सोल है। अगर उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे केवल कागज़ के पन्नों पे पलटना तो नहीं हुआ ना भारत के संविधान को बदलने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है, वो स्थिति ये पैदा कर रही है कि विवेक देबराय जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है और वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, उसने भारत के संविधान की शपथ ली। शपथ लेकर के उस जगह पर वो स्थापित है, बावजूद इसके वो ये कहता है कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। तो इसका मतलब ये लगता है कि भारत के संविधान को बदलने की जब वो बात कर रहा तो ये कदम देशद्रोह माना जाना चाहिए। और देशद्रोह मान करके भारत के जो शासक हैं उन शासकों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको पहले पदच्युत करें और इसके बाद उसके खिलाफ ही FIR करें। सर उसने तो सीधा सीधा ये कहा है कि सनातनी संविधान बनना चाहिए, सनातनी शब्द को इस्तेमाल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने देशद्रोह किया। अगर उसको ये लगता है कि भारत के संविधान में ताकत नहीं है, सनातन में सब ताकत है, तो सबसे पहले उसे रिजाइन करना चाहिए था ये स्टेटमेंट देने से पहले। इसलिए कहना चाहते हैं कि आज IPC की धाराएं बदली जा रही है, IPC को बदला जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता की बात की जा रही है और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो देशद्रोह करेगा उसे फांसी की सज़ा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, लोग गृह मंत्री कहते हैं, जो भी हो, मुझे लगता है शायद गृह ही कहा जाता है, तो मैं गृह मंत्री कहूँगा उनको। जो गृह मंत्री है उन्होंने भारतीय न्याय संहिता जो बनाया है और ये कहा है कि देशद्रोह करने वाले को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तो सबसे बेहतरीन जो कैंडिडेट होगा वो विवेक देबराय होगा। उसे फांसी की सज़ा दे करके भारतीय न्याय संहिता की ताकत दिखानी चाहिए। सर ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, बहुजन राजनीति को आप किस नज़र से और कहाँ देखते हैं? बहुजन राजनीति कर ही कहाँ रहा है। बहुजन तो अभी अपने गुलामी के चरित्र से बाहर ही नहीं निकल पाया है। अब आप कहेंगे गुलामी का चरित्र कैसे हो सकता है,
लंबे समय तक शासन करने का मौका मिल गया और देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, वो भी महिला को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो बहुजन राजनीति नहीं थी तो मुख्यमंत्री बनने का मौका कैसे मिला? यही कहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि कोई ऊंचाई हासिल कर पाना ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आपकी उपलब्धि ये है कि उस ऊंचाई पर कितने दिन तक बने रहते हैं। लेकिन ये बहुजन गुलामी के चरित्र से जीता है, तो जैसे उसको सुविधा मिलती है वो सुविधा भोगी हो जाता है। और सुविधा भोगी होने का कारण ये हुआ कि बहुजन में जो राजनीतिक तौर पे जागरूकता पनप रही थी, जब पनप नहीं पाई थी पूरी तरह, जो पनप रही थी उस पर विराम लग गया। और तो आज और पीछे जाती दिखती है सर मुझे तो। देखिए, कोई चीज़ पीछे कभी नहीं जाती है, कभी कोई चीज़ पीछे नहीं जाती है। किसी भी चीज़ पर जब अटैक जितना मजबूत होता है वो उतनी ही मजबूती से बाहर निकल करके आता है। बहुजन को ख़त्म करने की, बहुजन राजनीति को, बहुजन दृष्टिकोण को, भारतीय संविधान के जो प्रेम्बल्स हैं उसको ख़त्म कर पाना अभी आसान जरूर लगता है। सर बहुजन राजनीति तो ख़त्म ही है ना सर, कहाँ है बहुजन? बहुजन राजनीति ख़त्म नहीं है, बहुजन राजनीति ख़त्म नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि किसी भी राजनीति को स्थापित करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, नेता, वर्कर और वोटर। हमारे यहाँ गलती हो गई, गलती ये हो गई कि जो वर्कर होता है वो वर्कर वोटर्स को मोबिलाइज करता है, वोटर्स को बूथ तक ले जाता है। किस वोटर्स के पोलिंग लिस्ट में नाम नहीं है वो उसको करता है, वो पूरी तरह से मोबिलाइज करता रहता है। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे दवा के आधार पे हम आपको बताएं, जब कोई आदमी एक्यूट पेन से पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दर्द जल्दी खत्म हो जाए। ये वर्कर जिनको आप कह रहे हैं, मुझे तो कलेक्शन एजेंट दिखते हैं सर, मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ। नहीं, ये इस बात से कलेक्शन एजेंट हैं सर। वो किसी भी अत्याचार के मामले में जाकर के किसी भी समाज के साथ ये वर्कर कहीं नहीं खड़े नजर आते हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश के आंकड़े में बता सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप जज्बात में ये निर्णय ले रहे हैं। वर्कर कभी भी वो कलेक्शन एजेंट नहीं होता। कलेक्शन एजेंट 1 या 2 होते हैं। जैसे तहसील में कुछ कलेक्शन एजेंट होते हैं, उनको एरिया दिया जाता है, लेकिन पूरे एरिया को आप कलेक्शन एजेंट नहीं कर सकते। पूरा एरिया आज भी वर्कर है, लेकिन वर्कर के तरीके से उनको काम नहीं लिया जा रहा है। कुछ एजेंट जिनको आप बताएं वसूली अमीन, वो काम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वर्कर ख़त्म हो गया, वर्कर की प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होती। तो हम बता रहे थे वर्कर, और इसके बाद लेकिन वो वर्कर भी तो बिल बिला रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है। मैं जाऊँ तो जहाँ राजनीति के किस घर में जाकर के खड़ा हूँ, बिल बिला रहा है वो। एग्जैक्टली, नेतृत्व की कमी आ गई है। अगर आप ये प्रश्न करें तो हम आपके इस प्रश्न से सहमत हैं। नेतृत्व की कमी आ गई है, बेईमान नेतृत्व हो गया है। उस समाज को ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। यकीन मानिए बहुत ही जल्दी। तो काशीराम साहब जैसा ईमानदार नेता आपको लगता है इतने संघर्ष करने के बाद वो एक ईमानदार नेता की छवि बना पाए और उन्होंने ईमानदारी से काम किया, और 50 साल नहीं लगेंगे आपको ये काम खड़ा करने में? हाँ, ये सच है कि हमने बार बार कहा है कि बीएसपी जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, अगले 50 साल तक इस समाज का नेतृत्व पनपना मुश्किल है। क्योंकि जो एक बार इस अविश्वास जन्म ले लेता है तो वो बड़ी मुश्किल से पनपता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी के युग में आपको 18 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि 18 साल का बच्चा होगा तब वो निकलेगा और राजनीति समझेगा। अब नहीं इंतजार करने की जरूरत। 2024 में बसपा को कहाँ देखते हैं आप? बसपा के बड़े विभिन्न पदों पर भी रहे। मान्यवर कांसीराम जी ने बीएसपी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी। और आपने देखा होगा 1993 में कोई ईंट के भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति विधायक हो गया था, कोई साइकिल में पंचर लगाने वाला बच्चा विधायक हो गया था, कोई कोयले के खान में काम करने वाला विधायक हो गया था। मान्यवर कांसीराम जी चाहते थे गरीब व्यक्ति विधायक हो, और एक ऐसे व्यक्ति को विधायक उन्होंने बनाया जिसके पूरे प्रदेश में मात्र 14,000 वोट थे एक विधानसभा में, उसको भी बनाया। वो ये कहते थे कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन उसके बाद मान्यवर कांसीराम जी के बाद जैसे बीएसपी के सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो बहुजन हो गया सर सत्ता का हस्तांतरण। पार्टी तो वही है, लोग भी वही है, पार्टी वही है, लोग वही हैं। नेतृत्व जब बेईमान हो जाता है तो जाहिर सी बात है पूरी व्यवस्था। क्यों नहीं कह रहे हैं कि काशीराम जी का जो
हस्तांतरण हुआ राजनीति का, वो मायावती के पास चला गया। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। बहन जी हमारे लिए आदरणीय हैं, वो हमेशा सम्मानित रहेंगी, अपने समाज की महिला हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने काम किया है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी हमने बताया कि माननीय कांसीराम जी ने जो बनाया था, कह रहे हैं उन्होंने काम किया, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ आप जैसे लोगों के साथ, मुझे गुस्सा आता है। मुझे बताइए SC/ST एक्ट को क्यों खत्म किया, क्यों कमजोर किया मायावती ने? इसीलिए हमने कहा कि पहले माननीय कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी फुल फॉर्म बताया BSP का, लेकिन जैसे ही BSP की बागडोर दूसरे के हाथ में चली गई तो उसका फुल फॉर्म बदल गया, बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। अब जब बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया, जब तक बहुजन समाज पार्टी थी, बहन जी ने बहुत काम किया, बेहतरीन काम किया। और आप 2007 की बात कर रहे हैं, 20 मई 2007 को जो एक GO जारी हुआ था, शेड्यूल कास्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑर्डिनेंस को कमज़ोर किया गया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। उस समय बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई, चालू हो चुकी। ये उसका निर्णय था। तो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी संपत्ति परियोजना के निर्णय में अंतर है। ठीक उसी तरह से हुआ कि जैसे आपने सावरकर को देखा था कि 2010 तक सावरकर के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी, लेकिन 2019 के बाद वो अंग्रेज़ों का अपने जेल से छूटने के लिए माफ़ीनामा भेज रहा था। उसी तरह शायद हमारी नेतृत्व भी कहीं न कहीं भटक गई होंगी, हो सकता है। महाभारत हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन महाभारत का एक प्रसंग बहुत बेहतरीन बैठता है। उसमें कहते हैं कि धृतराष्ट्र जब बहुत दुखी था तो उसने विदुर को बुलाया और विदुर से कहा, विदुर कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तो विदुर ने कहा, ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदा है पानम दादय है, ऐश्वर्य मद मत्तो ही नाप तित्वा विबुद्धते। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में अगर किसी भी चीज़ की लत लग जाए, आदत पड़ जाए तो वो बुरी चीज़ है, लेकिन जिसको ऐश्वर्य की आदत लग जाए उससे बुरी चीज़ कोई नहीं है शायद। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, पीछे अभी दिल्ली के इलेक्शन में जो सिद्धार्थ अशोक क्या नाम है, जो राज्यसभा से रहे हैं, अभी जो बहन जी के साथ रिश्तेदारी जमी है, समधी या जो भी कहेंगे, बहन जी के समधी, हाँ बहन जी के समधी, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आपकी पार्टी और हमारे जैसे लोगों की मेहनत से जो हम इस मुकाम तक बहन जी को और पार्टी को पहुंचा पाए, वो इतना खत्म होने के कगार पर है, आप क्यों नहीं दोबारा साहब कांसीराम जी की तरह साइकिल यात्रा पूरे देश में करना शुरू कर देते, गली गली तक घर घर? दोस्त एक बार तो उनका जवाब मैं बता रहा हूँ, जवाब भी बता रहा हूँ आपको, उस पर आप क्या कहेंगे? उनका जवाब था, नहीं पहले हमारा सोशल मीडिया नहीं था, बहुजन मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तब हमें साइकिल यात्रा की जरूरत थी कांसीराम साहब। मैंने उनसे पूछा अगर ऐसा ही होता तो राहुल गांधी जो इतने बड़े खानदान की पैदाइश है, पैसे से, आर्थिक तौर से, हर तरीके ऐसो आराम में रहा आदमी, वो पैदल यात्रा पूरे देश की क्यों करता है? तो उन्होंने कहा ये किस तरह देखिए, नासमझी पे हमें तरस आता है, अफसोस जाहिर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के फेसबुक ने आंदोलन को चौपट किया है, तहस नहस किया है। पहले जब आंदोलन था तो सड़कों पे लोग उतरते थे, 11 बजे आ जाते थे, 4 बजे तक जुटे रहते थे, कभी पुलिस वालों से तीती मैं होता था, कभी बैरिकेडिंग तोड़ी जाती थी, कभी लाठी चार्ज होते थे, कई वाटर कैनन से उनको होता था। तो जब पेपर में निकलता था तो लोगों में गुस्सा होता था। अब होते थे, लोग इकट्ठा होते थे, लोगों में सरकार के प्रति एक गुस्सा पनपता था, मरने मारने की स्थिति, मरने मारने। अब फेसबुक में स्थिति क्या हो गई कि पुलिस वालों को एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि तुम इन्हें बैठने दो, आधे घंटे तक इंतजार करो, कुछ भी मत करो, ये कहीं रील बनाएंगे, कहीं फ़ोटो लेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, चले जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को इतनी तमीज़ ना हो कि फेसबुक ने आंदोलन को चौपट किया है, ट्विटर ने आंदोलन को चौपट किया है, कबूतरबाजी सिखाया है, तो ऐसे कबूतरबाजों के लिए जब कहते हैं कि पहले जब गुलाम बनाया जाता था, हाथ पाँव मार करके उसको तोड़ दिए जाते थे, किसी काल कोठरी में डाला जाता था, वो गुलाम बन जाता था। अब गुलाम बनाने का तरीका अलग है। हम आपसे कहें कि गौतम रत्ना आप ऐसा करिए, मेरे साथ बॉम्बे चलिए, तो आप बोलेंगे नहीं। आप आरोप लगा रहे हैं मायावती जी पर, आजकल वही ट्वीट खेल रही है। ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। नहीं सर, वो स्पष्ट कहा है हमारे अंतानी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका दृष्टिकोण हो सकता है, ट्वीट के अलावा कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। आपने भी कहा सड़क पर नहीं है। नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बहन जी को ऐश्वर्य की आदत पड़ गई है, निश्चित तौर पर उनको ऐश्वर्य में रहना चाहिए, उनको ऐश्वर्य में रहना चाहिए, ऐश्वर्य से बाहर नहीं आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जो काली चमड़ी थी गोरी हुई है,
फिर धूप में आकर के काली न करें। ये हमारी जो गुजारिश है, ये हमारे आदरणीय बहन जी के प्रति ये तो हमारी सर, आप गुजारिश ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आदरणीय भी कह रहे हैं। आप वो आदरणीय है, आदरणीय है, वो आपको नहीं आपने समझ जैसे भाषा का इस्तेमाल किया, आप तो रंगभेद पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं काली थी और गोरी हो गई हैं। रंगभेद अगर यहाँ चल रहा तो हो, आप रंगभेद की नीति अगर रंगभेद यहाँ चल रहा होता तो आज क्रांति आ गई होती। यहाँ रंगभेद चल ही नहीं रहा। दिक्कत तो यही है, जैसे आपने कहा बहुजन राजनीति खत्म हो रही है, चूँकि ये जो समाज है गुलामी का चरित्र में जी रहा है, और जब गुलाम होता है तो जब तक डंडा उसके सामने रहता है बहुत बेहतरीन काम करता है। जैसे ही डंडा हटता है फिर वो तो भविष्य में आपको आसार नजर आ रहे हैं कि बहन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आंदोलन होते थे, पुलिस से झगड़ा होता था, वाटर कैनन चलते थे, क्या ऐसी स्थिति बसपा के साथ पुनः दोबारा हो पाएगी? हम सिर्फ आपसे ये अनुरोध करेंगे, आपके दर्शकों से अनुरोध करेंगे, पुराने को विश्राम दो, नए को अंजाम दो। जी, आपका इशारा किसकी तरफ है, नया कौन? अरे हर आदमी रिटायर होता, भाई रिटायर हो जाने दीजिए। काम करने की एक उम्र होती है। तो अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं, पता नहीं होता कोई जरूरी है जी। बहुत सारे वीरों से धरती का भी खाली नहीं होती। मैं आपका इशारा कहीं चंद्रशेखर रावण की तरफ तो नहीं है, जो ये कहता है कि गर्व से कहो हम चमार और जाटव और वाल्मीकि हैं। ऐसे लोगों को तो मैं अनपढ़ की गिनती में गिनता हूँ, भले वो एडवोकेट की डिग्री रखा हो। चंद्रशेखर रावण को समझना हो तो 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर चला था, उसको समझिए। 1972 से लेकर के 1976 के बीच में जो महाराष्ट्र के नौजवान लड़के थे, सबको कांग्रेस ने मरवा दिया था, क्योंकि ये उन्हें मालूम है कि अगर एक बार इनके अंदर स्वाभिमान जग गया तो फिर रोके नहीं रुकेगा। साहब उसकी पैदाइश है, आज कहाँ है वो? बीजेपी में खत्म ये अठावले साहब से पूछ लीजिएगा। उस पे हम नहीं जाना चाहते, वही की पैदाइश है, इसीलिए हमने कहा जब दलित पैंथर में अठावले साहब दलित पैंथर चलाते थे तो मालूम है आपको क्या करता था? RS गवई, रामदास अठावले, आरजे पवार, सुन लीजिए, पवार, ये जब जाते थे किसी मंत्री से मिलने जाते थे तो मंत्री से कोई परमिशन नहीं लेते थे, कोई समय टाइम नहीं लेते थे। दरवाजा बंद हो तो लात मार करके दरवाजा तोड़ के घुस जाया करते थे। लेकिन अब आप समझ लीजिए। सर एक सवाल हो रहा है, काशीराम साहब को छोड़ करके जिन्होंने सामाजिक आंदोलन से शुरुआत की और एक राजनीतिक ताकत दी, उनके अलावा आज तक इस बहुजन समाज में कोई नेता ऐसा पैदा क्यों नहीं हुआ जिसने अपने आप को ब्राह्मणवादी मनुवादियों के आगे गिरवी ना रखा हो? एक नाम बताइए मुझे। देखिए, जब भी आपके एक उदाहरण बड़ा आराम से समझ लीजिए, अगर आपके पास 3 अंडरवियर है तो ज़रूरत पड़ने पे दिन में 2 बार स्नान करेंगे। 2 अंडरवियर है तो प्रतिदिन स्नान करेंगे। 1 अंडरवियर है तो जिस दिन घर में रहेंगे उस दिन स्नान करेंगे। लेकिन बगैर अंडरवियर के हैं तो दिन भर में पानी में कूदे रहेंगे। ये आंदोलन, ये जो दिन भर पानी में कूदने वाले लोग हैं वही चला पाएंगे। जो सुविधा भोगी हो जाएगा वो कभी नहीं चला पाएगा, वो मस्तीखोर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम राणे सागर साहब, आपने हमें बड़ा कीमती टाइम दिया और बेबाकी से अपनी बात को रखा। रत्ना जी, आपका और आपके दर्शकों को खास तौर से मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को जो पूरी तरह इस धरती पर पुष्पित और पल्लवित हुए थे देखना चाहते हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।